आपके भाई पे मुकदमा बना उस समय जहां तक मुझे ज्ञान है, भजनलाल जी की सरकार थी। कोई कांग्रेस के खिलाफ मैं काम नहीं कर सकता। तो कांग्रेस ने कांग्रेस को हरा दिया, इसलिए ना कि करनाल डिस्ट्रिक्ट में मैं ही अकेला एमएलए बना। इतना जल्दी बन जाएगा तो एक अच्छा विपक्ष प्रदेश में मिल जाएगा। आरएसएस से खतरनाक आतंकवादी संगठन नहीं हो सकता। तो इसमें क्या कारण है, कितने गलत बटे? मैं भी 2300 वोट से आ रहा हूँ। उनके लिए प्रयास करते तो शायद स्थिति हरियाणा की कुछ और होती। गांधी जी का मुकाबला ही नहीं है। तो पार्टी ज्वाइन कर जाता है, ईडी सीबीआई सारे केस वापस हो जाते हैं। बीजेपी का तो हमेशा झूठ पत्र होता। उन्होंने कबीर साहब को कहा कि आप ऐसे है ऐसे नहीं है। चुने हुए जनप्रतिनिधि का ये हाल है तो आम आदमी का हाल क्या? आरएसएस की सोच कबीर साहब से कहीं नजदीक भी नहीं जाती। उन्होंने कहा कि अव्वल अल्लाह नूर पाए कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग गया तो पड़े कौन। आज के पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं असंध के पूर्व विधायक सरदार शमशेर सिंह जी गोगी। बड़ी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, स्पष्टवादी आदमी हैं और बिल्कुल साफ छवि के व्यक्तित्व के स्वामी हैं। गोगी साहब से बात करें आज के पॉडकास्ट में, उनसे जानेंगे उनके शौक क्या है, स्कूलिंग कहाँ हुई, कैसा जीवन यापन रहा उनका। गोगी साहब आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। गोगी साहब, कहाँ आपका जन्म हुआ और बचपन आपका कैसा था? मेरा जन्म एक गांव है असंध के पास, करनाल जिले में ठरी गांव जी। वहां मेरा जन्म हुआ 56 में। हमारे जो पेरेंट्स थे, मेरे फादर तो छोटी उम्र के थे, दादाजी जो थे वो सब लोग पाकिस्तान से जब पार्टी शुरू हुआ तो उनको यहाँ जमीन अलॉट होगी तो वहाँ के हमारा पूरा परिवार वहाँ पे। जो यानी कि पारिवारिक पृष्ठभूमि आपकी किसानी है? किसानी है और बिल्कुल गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़े, छोटा सा गांव है। फिर पड़ोस में जलमाना हाई स्कूल था, 6th के बाद वहां पढ़े। उसके बाद फिर बीए की दयाल सिंह कॉलेज, बीच में 2 साल डीएवी कॉलेज अम्बाड़ा भी लगाए, लेकिन वहां से फिर बीए यही करनी पड़ी आके। फिर कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी में एलएलबी की। गोगी जी, जब आप विधायक थे पूरी विधानसभा को आप बजाय रखते थे। बहुत कम लोगों को पता है आपकी शुरुआत जो है वो स्टूडेंट राजनीति से हुई, छात्र राजनीति से हुई। तो कैसे शुरुआत हुई, कैसे आप कांग्रेस में आए और आज तक किसी और पार्टी में नहीं गए? नहीं, मैं बीच में देखो, जैसे हम 10वीं में पढ़ते थे जब स्कूल में, तो किसी बात को लेके वहां पे थोड़ा सा हो गया तो एक बार तो शुरुआत वही होगी, हमने स्कूल में स्ट्राइक कर दी थी। तो तब से फिर कॉलेज में जाके थोड़ा थोड़ा चलता रहा। फिर यूनिवर्सिटी में मैंने इलेक्शन भी लड़ा था प्रेसिडेंट का, मैं हार गया था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जी। वहीं पर जाके, वैसे तो मैं 76 में यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप ले ली थी जी, जब इमरजेंसी चल रही थी। हमारे करनाल में कोई कैंप लगा था तो वहां पे फिर एनएसयूआई का काम वहां शुरू किया। फिर निर्मल सिंह हमारे मित्र होते थे, वो यूथ कांग्रेस के प्रधान बन गए। तो उनके साथ 83 में मैं, राजीव गांधी जी ने एक कैंप लगाया था। एक दादा डीपी राय जी हैं बंगाल से जी, वो हमारे बॉस थे और वो इंचार्ज थे उसके, यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे आईवाईसी के। तो ताकटोरा में कैंप लगा था, तो मैं उस कैंप का 45 डेज कैंप था, मैं उसका बेस्ट कैडेट डिक्लेयर हुआ और मेरे को बोलने के लिए कहा गया राजीव गांधी जी के सामने। और तब से फिर मेरी रफ्तार जो है, मेरी जान पहचान राजीव गांधी जी से हो गई, चलती रही। लेकिन उनकी डेथ के बाद यूपी में मैंने काम किया, तो उसके बाद फिर मैं वापस 91 में दिल्ली से राजनीति छोड़ के वापस आ गया। फिर मैं ब्लॉक समिति का मेंबर बना जी। वहां से शुरुआत हुई, जमीनी शुरुआत जमीनी, और चलते रहे। पार्टी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन में काम मिला किया, बाहर बहुत सारी जगह पे इलेक्शन में 8-10 स्टेटों में भेजा गया, जहां जहां पार्टी भेजती रही। लेकिन मेरे को टिकट नहीं मिली क्योंकि पहले हमारा हल्का रिजर्व था जी। तो कई बार मिलते मिलते काम रह गया। 2019 में
हमारे को बहन कुमारी शैलजा जी के आशीर्वाद से ही कहूंगा मैं जी कांग्रेस पार्टी तो थी अपनी, लेकिन उनके आशीर्वाद से मेरे को संसद से टिकट मिली और मैं विधायक बना। उसके बाद तो फिर देखो, अगर मैं विधायक बना हूं तो मेरा ड्यूटी है भाई मैं अपने हल्के की सब बात रखूं जो मेरी जानकारी थी। तो बहुत सारे लोग मेरे को कहते थे कि तू पहली बार बना है जी, तो ऐसे बोलता है जैसे मतलब, तो मैंने कहा मैं एमएलए पहली बार बना हूं, लेकिन मैं पब्लिक के साथ तो मैं इंटरेक्शन में था जी। और जैसे मैं अगर सिख कौम से रिलेटेड हूं तो मैं उसकी बात भी रखता था। बहुत सारे लोगों को उसकी दिक्कत भी होती थी जी। जैसे एचएसबीपी है, ये हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जी। जिस दिन इसमें बीजेपी ने सबसे पहले दिन ठगी की, उन्होंने इसका सरप्रस्त गुरु ग्रंथ साहब जी को हटा के एक व्यक्ति को बना दिया। तो मैंने बहुत शोर मचाया, वहां लड़ा मैं, कांग्रेस वालों ने भी मेरा साथ दिया जी। लेकिन वो बीजेपी वाले माने नहीं। मैंने उनको कहा कि गुरु ग्रंथ साहब को हटाना ठीक नहीं है, जब एसजीपीसी का सरप्रस्त वो है तो एचएसजीपीसी का कैसे बदल सकता है? सभी सिखों के लिए सर्वोच्च हुई। लेकिन उनको तो जैसे हजूर साहब में कब्जा किया है, जैसे पटना साहब में उन्होंने धीरे धीरे इंटरफेरेंस बढ़ाई है, इसी तरीके हरियाणा दिल्ली में भी उन्होंने धीरे धीरे कब्जा लेने की कोशिश कर रहे हैं। वहां भी लड़ाई चल रही है। हरियाणा में लगभग उन्होंने कब्जा कर ही लिया है। तो मैं इस पे ज्यादा तो नहीं कहना चाहता, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि सिख कौम आज के दिन लीडर लेस है। वो भी सब बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पिछले दिनों चुनाव भी हुए, तो सरकार की बहुत ज्यादा दखल अंदाजी उसके अंदर। सब कुछ सरकार का है। मैं कहता हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी का आदमी हूं, इसलिए मैं ज्यादा इस पे बोलना नहीं चाहता। मैंने एक ही लाइन में आपको बता दिया कि सिख कौम का दुर्भाग्य चल रहा है कि आज के दिन लीडरलेस है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे पूरा हिंदुस्तान हो, और कोई भी दूसरी बरादरी जो है वो ज्यादातर सिख को आगे बढ़ता हुआ देख के मतलब। आपने यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप की बात कही कि हाँ। ताल कटोरा स्टेडियम में आपने 45 दिन तक वहां रहकर प्रशिक्षण लिया। राजीव गांधी जी के सामने आपको बोलने का मौका मिला, तो मैंने सुना है राजीव गांधी जी के आप धीरे धीरे इतने नजदीक आ गए कि एक समय में आप अमेठी के इंचार्ज भी थे। नहीं, मैं अमेठी का इंचार्ज नहीं था, लेकिन वहां ड्यूटी थी हमारी लखनऊ में उधर। तो अमेठी में जब मेरी ड्यूटी लगी तो फिर मेरी ड्यूटी लगी थी वहां, लेकिन वो बाद में बदल के दूसरी जगह कर दी गई, कुछ और असाइनमेंट थी। जो अभी अमेठी से एमपी हैं वो मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, केएल शर्मा जी। सारी उम्र उन्होंने काम संभाला। हाँ, 40 साल तक उन्होंने सेवा किया, वो वहां पे बने हैं, तो हमारे मित्र हैं। वो बिल्कुल लुधियाना से हैं वैसे वो जी, लेकिन ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक लुधियाना का आदमी जाके अमेठी से एमपी बन के आया। लेकिन ये उसकी जो सेवा भावना और जो कमिटमेंट है, ये उसका उसको रिवार्ड मिला है। चौधरी निर्मल सिंह के नेतृत्व में आपने यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप लगाए, यूथ कांग्रेस में मुझे लगाए। चौधरी वीरेंद्र सिंह भी आपके साथ थे, आप लोगों का पूरा एक गुट था। और इस गुट को राजीव गांधी जी के अचानक चले जाने से बड़ा धक्का नहीं लगा? मैं जैसे आगे बड़ी राजनीति में मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ अटैच था, तो राजीव गांधी जी के जाने के बाद वीरेंद्र सिंह जी का झटका लगना तय था। अगर वो जिंदा रहते तो शायद वो मुख्यमंत्री भी बनते, लेकिन ये तो राजनीति में कुदरत का खेल तो चलते ही रहता तो कुदरत का है। अब वीरेंद्र हमारी सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि 2 दिन पहले ही उनसे मिला था और उन्होंने कहा था मैं साउथ इंडिया का दौरा कर रहा हूं, उसके बाद मुझे मिलना, हाँ। हरियाणा में परिवर्तन करेंगे। हाँ, वो तो उन्होंने भाषण में कह दिया था। तो लेकिन ठीक है, उसमें मैं ज्यादा वो नहीं करता। मैं तो देखो भगवान को मानने वाला आदमी हूं। और फिर लेकिन हमने कांग्रेस को एक बार, मैंने देखो ईमानदारी से बात करनी चाहिए, ये पॉडकास्ट है तो यहाँ ठगी नहीं करनी चाहिए। एक बार मैंने कांग्रेस को वोट नहीं दी जी, तब मेरे पास पोस्ट तो नहीं थी कोई, लेकिन पर्सनल मामला ऐसा था कि हमारी सरकार हो कांग्रेस की, और मेरे ही फादर, मेरे ही भाई के खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज कर दिया,
और किसी लीडर ने हमारी बात नहीं सुनी। तो मैंने गुस्से में फिर एक बार, वो गुस्से का फैसला था, हालांकि वो गलत फैसला था, संयम रखना चाहिए। मैं कांग्रेस में तो रहा, लेकिन वोट जो है जी नहीं दी। बाकी मैंने कभी कांग्रेस के खिलाफ आज तक 78 में मेरी पहली बार वोट पड़ी थी, उससे लेके आज तक हमेशा कांग्रेस को ही वोट दी। तो गोगी जी, जो आपके पिताजी पे, आपके भाई पे मुकदमा बना, उस समय जहां तक मुझे ज्ञान है, जो ये भजनलाल जी की सरकार थी ना, हुड्डा साहब। हुड्डा साहब तो आपके मित्र थे। नहीं, हुड्डा साहब मेरे कभी मित्र नहीं रहे, हमेशा। चलो ठीक है, इसमें अब ज्यादा राजनीति नहीं ले आनी चाहिए। पर 2024 की अगर मैं बात करूं तो सारे कह रहे थे सर्वे पोल कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है। ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस नहीं आई? अब उसके सारे कारण आपको पता ही है कि जब आप देखो, ये 36 बरादरी की पार्टी है और आपने एक व्यक्ति को पूरी की पूरी कमांड दे दी, तो 35 बरादरी तो नाराज हुई ना जी। बस मैं इतना ही कह सकता हूं राजनीतिक तौर पे। फिर भी वो जो डिसीजन था वो उल्ट पड़ गया कांग्रेस को, वरना कांग्रेस की, मैं खुद कहता था भी 87 का रिकॉर्ड टूटेगा जी, और मैं खुद आ रहा हूं, तो मैं बीजेपी से नहीं आ रहा, अपनों से आ रहा है। ओनली ड्यू टू कांग्रेस। तो कांग्रेस ने कांग्रेस को हरा दिया नहीं, इसलिए ना कि करनाल डिस्ट्रिक्ट में पिछले 15 साल में मैं ही अकेला एमएलए बना जी। करनाल डिस्ट्रिक्ट में 2019 में 14 में भी 5 के 5 बीजेपी थे, 2019 में एक कांग्रेस का मैं जीता, एक इंडिपेंडेंट जीता, 3 बीजेपी थे। अब फिर तो कांग्रेस वालों को ये हजम नहीं हुआ, लीडरशिप को, और नीचे वालों को उस लीडरशिप ने फिर कुछ, मेरा जो बेबाकी से बोलना, सच बोलना, तो सच की कीमत अदा करनी पड़ी मेरे। रास नहीं आया। वो देखो, एक तो मेरे से सहन नहीं होता कोई कांग्रेस के खिलाफ मैं काम नहीं कर सकता। ठीक है। मेरे से कोई भी व्यक्तिगत तौर पे कहे भी तू ये ऐसे ऐसे करते, तो मेरे उसको मतलब आप समझ लो भी किस दिस और दैट वे मेरे से होता नहीं हो। लेकिन आपके 20 के लगभग ऐसे विधायक हैं जो बड़े कम वोटों से हारे। अगर कांग्रेस के लोग सच्चे मन से उनके लिए प्रयास करते तो शायद स्थिति हरियाणा की कुछ और होती। मैं कहता हूं भाई 9, शायद मैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो 9,000 वोटों से हमारे 10-11 एमएलए आ रहे, जिसमें मैं भी जी। कुछ तो कोई 32 वोट से आ रहा है, कोई 600 वोट से आ रहा है, कोई 700 वोट से आ रहा है, मैं भी 2300 वोट से आ रहा हूं। तो इसमें क्या कारण है? टिकटें गलत बटी? नहीं, टिकटें गलत नहीं। इसमें देखो एक बात तो क्लियर है कि हाई कमांड को चाहिए था कि जो नेता थे, सम्मानित नेता स्टेट के, उनको एक मंच पे, एक पेज पे ले आना चाहिए था। तो मेरे को लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस हो गया और किसी ने कोशिश नहीं की उनको इकट्ठा करने की, तो वन वे ट्रैफिक हो गया। तो जिन नेताओं को इंसल्ट फील हुई वो थोड़ा चुप हो गए और कुछ ऐसे बयानबाजियां भी हुई जाति सूचक, तो उसका भी नुकसान हुआ। तो कुछ आप समझ लो भी कुदरत आड़ेगा भी कुछ होगा इसमें। जी। तो मैडम शैलजा चुनाव में एक हफ्ता लास्ट वाला चुप्पी सा दे रही, हुड्डा साहब ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। अगर राहुल गांधी ने प्रयास किया एक मंच पर दोनों के हाथ मिलवाए भी, लेकिन दिल नहीं मिले। नहीं, शैलजा जी हमारे यहां तो 2 बार गई, लेकिन अब हमारे पास भी इतना फुर्सत नहीं थी ना, हमें पता लगा भाई अखबार पढ़ने का तो टाइम ही नहीं मिलता था जी। कोई आके बता दे भी ऐसे हो गया जी, मतलब रात को 1-2 बजे सो, सुबह 4 बजे उठो, दिमाग आधा सुन रहता था। इलेक्शन में भागदौड़ इतनी थी जी। और कभी सोचा ही नहीं था भी, हम भी ओवर कॉन्फिडेंस में भी कह सकते हो, कभी 1% भी कभी सोचने का टाइम नहीं मिला, या किसी ने आके नहीं कहा कि हम इलेक्शन हार भी जाएंगे।